हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है। अभी देखिए, ये जो टॉपिक है इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया या इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, अगर हम बात करें तो ये फोर्थ यूनिट का हमारा टॉपिक है और ये इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इस पूरे टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। इलेक्शन की, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको इस क्या कहते हैं लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, पूरी चुनाव प्रक्रिया है, वो कई स्टेजेस में, कई स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है। तो सारे स्टेप्स को हम समझेंगे और भारत के अंदर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने जैसे ही बताया कि कई सारे स्टेप्स हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है हमारा नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो नोटिफिकेशन करता है, नोटिफाई करता है कि इलेक्शन कब से होने हैं। कब करेगा, इसको हम समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफिशियली बिगिंस व्हेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ लोकसभा एंड द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट असेंबली इशू अ नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन। देखिए, मेन रोल इसमें किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, रिकमेंडेशन भेजेगा अपनी राष्ट्रपति जी के पास अगर लोकसभा के इलेक्शन करवाने हैं, और गवर्नर के पास रिकमेंडेशन भेजेगा इलेक्शन कमीशन अगर राज्य के अंदर विधानसभा के इलेक्शन करवाने। इनकी रिकमेंडेशन को मानते हुए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्या करेंगे, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और अगर राज्य के अंदर विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो किसकी तरफ से आएगा, वो गवर्नर, राज्यपाल की तरफ से आएगा। ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है, अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा, और विधानसभा के इलेक्शन है तो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा नोटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन रिकमेंडेशन जो होगी वो इलेक्शन कमीशन की होगी। इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस है आगे। 7 days आर गिवन टू कैंडिडेट्स टू फाइल नॉमिनेशन। अब जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। द 7 day इज द लास्ट डे आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एक्सक्लूडिंग संडे। ठीक है। जो 7th डे होगा वो लास्ट डे होगा, तो 7 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर बीच में संडे पड़ता है तो संडे को इंक्लूड नहीं करेंगे, वर्किंग डेज को इंक्लूड किया जाएगा। 7 दिन के अंदर कैंडिडेट को अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करना पड़ेगा, नॉमिनेशन पेपर जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन इज डन ऑन द डे नॉर्मली आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द फाइल नॉमिनेशन। ठीक है। स्क्रूटनी कब होगी, स्क्रूटनी बेसिकली जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके एक दिन के बाद नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की जाती है कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। द कैंडिडेट कैन विड्रॉ his her nomination on the second day after the scrutiny of paper। जो कैंडिडेट है जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पेपर्स की जिस दिन स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है, उसके 2 दिन के बाद अपना, अगर उन्हें विड्रॉ करना है अपना कैंडिडेचर तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, अपने पेपर वापस ले सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन इज हेल्ड नॉट अर्लियर देन 20th डे आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब यह है कि जो विड्रॉल के लिए डेट रखी गई है उसके और इलेक्शन होने के बीच में कम से कम 20 दिन का टाइम होना चाहिए। 20 दिन के बाद ही, उस डेट से 20 दिन के बाद ही देश में या विधानसभा के जो है वो इलेक्शन होंगे। क्लियर। नाउ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। फाइलिंग कैसे करते हैं। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू कॉन्टेस्ट ऑन इलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म indicating his name, age, postal address and serial number in the electoral rolls। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जारी किया जाता है। उस फॉर्म के अंदर उसको नेम, एज, पोस्टल एड्रेस भरना पड़ेगा, और साथ में वोटर लिस्ट में उसका नाम किस सीरियल नंबर पे है वो उसको मेंशन करना पड़ेगा। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 2 वोटर्स रजिस्टर्ड इन द कंसर्न कॉन्स्टिट्युएंसीज। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ,
जब वो नॉमिनेशन पेपर अपने भरेंगे कैंडिडेट, तो वो उसके अंदर बेसिकली दो वोटर्स जो जिस जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्युएंसी के दो वोटर का नेम उसमें लिखेंगे, मतलब दो वोटर के द्वारा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनके द्वारा कैंडिडेट को प्रपोज किया जाना चाहिए और उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि एविडेंस, विटनेस, है ना, दो विटनेस के साइन होने चाहिए। और दो विटनेस वो कौन से होंगे? वो जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़ा जा रहा है वहां के वोटर्स होंगे, उनका नाम वहां की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एवरी कैंडिडेट हैज टू टेक एन ओथ, शपथ लेनी पड़ेगी इलेक्शन जब लड़ेंगे, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद ये जो नॉमिनेशन पेपर होंगे दे आर देन सबमिटेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है उनके पास ये नॉमिनेशन पेपर क्या हो जाएंगे? सबमिट हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए, जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट होंगे तो कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ अमाउंट सबमिट करना पड़ता है ना, नॉमिनेशन के साथ। वो क्या है? लोकसभा का इलेक्शन अगर लड़ रहा है कैंडिडेट तो उसको 10,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी से। और SC ST अगर कैंडिडेट है तो उनको 5,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसे विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जनरल जो कैंडिडेट है उनको 5,000 रुपए, ठीक है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 2,500 रुपए। ये यहाँ पे गलती से 5,000 हो गया है, ये कितना है? ये 2,500, ठीक है, मतलब हाफ हो जाता है। The security deposit is forfeited if the candidate fails to get at least 1/6 of the total valid votes polled। अब देखिए जो अमाउंट है, अगर कैंडिडेट को इलेक्शन में टोटल वोट जितने पड़े हैं उसका 1/6 वोट नहीं मिलता है तो ये जो डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी अमाउंट होता है, ये फॉरफिटेड हो जाता है, मतलब ये जब्त कर लिया जाता है, ये वापस नहीं मिलता, है ना। तो वापस नहीं मिलता तो इसमें जनरली आपने सुना भी होगा, इसमें कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इतने कम वोट मिले कि उसकी जमानत जब्त हो गई, तो ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं अगर 1/6 वोट उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी scrutiny and withdrawal. All nomination paper received by the returning officer are scrutinized on the day fixed by the election commission। जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज करने का मतलब है उनको चेक किया जाएगा, इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है ना। बेसिकली इलेक्शन कमीशन एक दिन तय करेगा, उस दिन सारे पेपर्स चेक किए जाएंगे। दिस इज डन टू एंश्योर दैट ऑल पेपर्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन एंड अकम्पेनिड बाय रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये इंश्योर किया जाएगा कि जो पेपर फाइल किए गए हैं नॉमिनेशन पेपर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है या नहीं है, उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट किया गया है या नहीं किया गया है। Returning officer is empowered to reject a nomination paper on any of the following ground। जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिटर्निंग ऑफिसर, ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इनमें अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वो रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? इफ द कैंडिडेट इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। देखिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 ईयर्स की अगर एज नहीं है ना, तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना हुआ इसमें साथ में, अगर नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इफ शी और ही हैज नॉट मेड सिक्योरिटी डिपॉजिट तब भी कैंसिल हो जाएगा। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट जॉब में है, अगर कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, है ना, इलेक्शन लड़ने के टाइम पे या पेपर सबमिशन के टाइम पे, तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। देन इफ ही और शी इज नॉट लिस्टेड एज अ वोटर एनीवेयर इन द कंट्री, उनका भारत के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में किसी भी जगह वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मतलब उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। द सेकेंड डे आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर इज द लास्ट डे फॉर द विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट्स। इन केस दैट डे happens to be holiday or Sunday, the day immediately after that is fixed as the last day for the withdrawal। जो स्क्रूटनी की जाएगी नॉमिनेशन पेपर की उसके 2 दिन के बाद अपना कैंडिडेचर अगर किसी कैंडिडेट को वापस लेना है तो कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर कि भाई मैं इलेक्शन से हट रहा हूँ, है ना। और अगर संडे होता है तो संडे के नेक्स्ट डे जो मंडे होगा या कोई हॉलीडे है तो उसके अगेंस्ट जो
नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले सकते हैं। नाउ अब क्या स्टेप आता है इसमें, इलेक्शन कैंपेन, है ना। इलेक्शन कैंपेन क्या है समझ लेते हैं। कैंपेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कैंडिडेट ट्राइज टू परसुएड द वोटर्स टू वोट फॉर हिम रादर देन अदर्स। कैंपेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट अपने वोटर्स को परसुएशन में लेके आता है, मतलब उनको राजी करता है कि भाई वोट मुझे देना, है ना। तो वो बताएगा कि वो उनके लिए क्या क्या करेंगे जब वो जीत जाएंगे। तो कैंपेनिंग इस तरीके से होती है, मतलब प्रचार करना अपने, ठीक। During this period, the candidates try to travel through their constituency to influence as many voters as possible to vote in their favor. कैंपेनिंग के दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में, चाहे वो लोकसभा की है या विधानसभा की है, वो पूरे एरिया में घूमते हैं, कॉन्स्टिट्युएंसी में घूमते हैं, घर घर जाते हैं, जनसभाएं करते हैं और लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। इन रिसेंट टाइम्स द इलेक्शन कमीशन हैज ग्रांटेड all the recognized national and regional parties free access to the state owned electronic media, the All India Radio and the Doordarshan to do their campaigning. रिसेंट टाइम में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने नेशनल और रीजनल पार्टीज को ये सुविधा दी है कि ऑल इंडिया रेडियो पे और दूरदर्शन, क्योंकि ये दोनों सरकारी हैं, है ना, तो यहाँ पे भी अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा दूरदर्शन के अलावा और जितने चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, सब पे वो अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, कैंपेनिंग कब तक चलती है, कब स्टॉप होती है? कैंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द डे ऑफ पोलिंग। जिस दिन वोट डालने होते हैं उससे 48 आवर्स पहले कैंपेनिंग स्टॉप करनी होती है। अ नंबर ऑफ कैंपेन टेक्निक आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। जो कैंडिडेट होते हैं कई तरह की कैंपेनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग, जनसभाएं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंडबिल्स हाईलाइटिंग द मेन इश्यूज ऑफ देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैनिफेस्टो बेसिकली क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। इट इज डेक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी कंसर्न, ठीक है। फिर डोर टू डोर अपील करते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन द पार्टी। डोर टू डोर अपील करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से कहेंगे हमारे फेवर में वोट करिए। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग ऑफ स्पीचेस बाय वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स। नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है? जब भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है कि इस डेट से इलेक्शन होंगे या इन डेट्स पे इलेक्शन होंगे, तो वो साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी करता है पार्टी और कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको इलेक्शन ड्यूरेशन के टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है और उनसे ये पार्टीज और कैंडिडेट से ये बेसिकली अपील की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आप इसको अबाइड करेंगे, मतलब इसको मान के चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। इट कम्स इनटू फोर्स द मोमेंट शेड्यूल ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब फोर्स में आ जाता है, कब से लागू होता है? ये लागू होता है जब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया जाता है, उसी टाइम से लागू हो जाता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या लिखा होगा, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट शुड नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर इलेक्शन कैंपेन। अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। Speeches should not be delivered in a way to create hatred among different communities belonging to different religion, caste and languages। जो वो भाषण दे रहे हैं, भाषण जो है उनका या जो स्पीच है वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी दूसरे धर्म के, दूसरे कास्ट के या दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को नुकसान ना हो, उससे मतलब उनके मन में घृणा का भाव पैदा ना हो, ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स को नुकसान ना हो। फिर इलेक्शन के टाइम में ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑफिशियल मशीनरी शुड नॉट बी यूज फॉर इलेक्शन वर्क।
नो न्यू ग्रांट कैन बी सैंक्शन, नो न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड वंस द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस। जैसे ही इलेक्शन डेट्स अनाउंस होती हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है वो कोई भी नई स्कीम या कोई भी नई ग्रांट जारी नहीं कर सकती है। वन कैन नॉट मिस यूज मास मीडिया फॉर पार्टीशन कवरेज। अपनी पार्टी का चुनाव का कवरेज करने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जो है सोशल मीडिया या मास मीडिया का मिसयूज नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई हो। ठीक है। Now, scrutinization. The political parties and the candidate contesting election spend large sum of amount on their election campaign. ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है उसको स्क्रूटनाइज करने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। अब देखिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने प्रचार के लिए है ना, वो क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उस एक्सपेंडिचर की एक लिमिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय की है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो खर्चा हो रहा है चुनाव पे, इसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। However, the Election Commission has the power to scrutinize the election expenses be incurred by the candidate. इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि जो भी कैंडिडेट अपने इलेक्शन लड़ने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसकी स्क्रूटनी कर सके, उसको चेक कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। देयर इज अ सीलिंग ऑन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन पार्लियामेंट्री एज वेल एज स्टेट असेंबली इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, या आपका सॉरी विधानसभा का इलेक्शन हो, या किसी भी तरह का इलेक्शन हो, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लिमिट तय करी है। अब क्या वो लिमिट है उसको एक बार देख लेते हैं। expenditure limit on candidates. The election expenditure limit for candidate is set at rupees 95 lakh for लोक सभा। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए 95 लाख तक खर्च कर सकता है कैंडिडेट, और विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 40 लाख खर्च कर सकता है ना, इन लार्जर स्टेट्स। और छोटे स्टेट्स हैं तो वहां पे लोकसभा के लिए 75 लैक्स और राज्यसभा के लिए 28 लैक्स एक पर्टिकुलर कैंडिडेट खर्च कर सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद क्या होता है? ये जो खर्चा हुआ है, एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ गया, है ना, रिजल्ट के 45 डेज के बाद तक उनको टाइम दिया जाता है कि 45 डेज में हर एक कैंडिडेट अपना जो भी खर्चा किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करेगा। In case of default, or if the candidate has incurred more than the prescribed limit, the election commission can take appropriate action and the candidate elected may be disqualified and his election may be counter mandate। counter mandate का मतलब होता है निरस्त कर देना। ये जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है कैंडिडेट ने कि हमारा इतना खर्चा हुआ है, अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है या इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि लिमिट से ज्यादा खर्चा किया गया है, या उनके पास कुछ इस तरह के सबूत आते हैं या रिपोर्ट्स आती हैं कि पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन में लिमिट से ज्यादा खर्चा किया है, तो उसको जीतने के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और उस पर्टिकुलर एरिया में चुनाव को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। नाउ पोलिंग और काउंटिंग सेंटर की एक बार हम बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट पोलिंग, लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स आर सेट अप इन ईच कॉन्स्टिट्युएंसी। देखिए, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी, चाहे वो लोकसभा की हो विधानसभा की हो, वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराना है तो वहां पे लार्ज नंबर में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। ठीक है। ईच बूथ इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द पोलिंग ऑफिसर टू हेल्प द प्रोसेस। एक बूथ के ऊपर जो चार्ज दिया जाएगा, जो हेड होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और उसकी हेल्प के लिए पोलिंग ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। Polling stations are usually set up in public institutions such as schools, community halls, etc. जो schools हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में, कम्युनिटी हॉल्स हैं या इस तरह की जो जगह है, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको पोलिंग बूथ बनाया जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या रखी जाती है? जनरली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्राइज टू एंश्योर दैट देयर इज अ पोलिंग स्टेशन विद इन 2 किलोमीटर ऑफ एवरी वोटर। जो भी वोट डाल रहे हैं
है ना, जो वोटर है उनके घर से पोलिंग बूथ जो है या पोलिंग स्टेशन जो है 2 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, ताकि लोग इजीली वहां पे पहुंच सके। एंड दैट नो पोलिंग स्टेशन शुड हैव टू डील विद मोर देन 1200 वोटर्स। और एक पोलिंग स्टेशन पे 1200 वोटर दिए जाते हैं, ताकि पूरे दिन में 1200 वोटर इजीली वोट डाल सके। और जनरली जो पोलिंग स्टेशन होते हैं जिस दिन वोटिंग होती है, एटलीस्ट 8 आवर्स ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, 8 घंटे वोटिंग होती है। 8 घंटे के बाद अगर कुछ लगता है रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए उसको इंक्रीज किया जा सकता है। A voter casts his her vote secretly in an enclosure so that no other person comes to know of the choice he or she has made. It is known as secret ballot. Secret ballot बोलते हैं, या ईवीएम में बटन दबाते हैं। तो ये जो सीक्रेट बैलेट होगा, है ना, या ईवीएम मशीन जो होगी या बैलेट बॉक्स जो होगा, वो एक एनक्लोजर में रखा होगा, ताकि जब वोटर अपना वोट डाल रहा है तो और कोई देख ना पाए कि किसको वोट दिया है ना, तो इसको गुप्त रखा जाता है। आफ्टर द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग ओवर हो जाती है, अगर बैलेट बॉक्स है, वैसे तो आजकल ईवीएम मशीन्स का ज्यादा यूज होता है, तो बैलेट बॉक्स हो या ईवीएम मशीन्स हो, उनको सील्ड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर सीट पर, उनके एजेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उनकी प्रेजेंस में इन ईवीएम मशीन्स को और बॉक्सेस को सील किया जाता है। ठीक है। एंश्योर जो होते हैं, सॉरी, एजेंट्स जो होते हैं वो ये एंश्योर करते हैं कि कोई वोटर छूटा तो नहीं है, या किसी वोटर को वोट डालने से मना तो नहीं किया गया। जब वो एंश्योर कर देते हैं, उसके बाद ही उन बैलेट बॉक्सेस को या ईवीएम मशीन्स को सिक्योरिटी के साथ काउंटिंग स्टेशंस की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। अब हम देख ही रहे हैं कि पहले जो है बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाया जाता था, बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाते थे। अब इलेक्शन कमीशन ने टेम्पर प्रूफ जो है वोटिंग मशीन्स जो है उनका इस्तेमाल हर एक जगह स्टार्ट कर दिया, जिससे और इससे बेसिकली क्योंकि टेम्पर प्रूफ होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन। ईच मशीन हैज द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट। हर एक मशीन के ऊपर जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नाम और उनका सिंबल होगा। इन अ कॉन्स्टिट्युएंसी, वन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 16 कैंडिडेट। एक वोटिंग मशीन के ऊपर, एक ईवीएम के ऊपर 16 कैंडिडेट के नाम और सैंपल सिंबल्स होते हैं। अगर 16 से ज्यादा है, but if the number exceeds 16, then more than one EVM may be used। ठीक है। जो वोटर होगा वो क्या करेगा, जो जब वोट डालने जाएगा तो ईवीएम मशीन के ऊपर जो भी जिस कैंडिडेट को वोट देना है उस कैंडिडेट के आगे जो बटन होगा उसको प्रेस कर देगा, है ना। एज सुन एज द बटन इज प्रेस्ड, द मशीन इज ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ। जैसे ही बटन प्रेस होगा, मशीन ऑटोमेटिकली उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मशीन ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा, मशीन दोबारा ऑन होगी, तो नेक्स्ट कैंडिडेट अपना बटन प्रेस करके वोट देगा। देन कम्स द टर्न ऑफ द नेक्स्ट वोटर। द मशीन इज इजी टू ऑपरेट। इन मशीन को ऑपरेट करना बहुत इजी है। द काउंटिंग ऑफ वोट्स बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड फास्टर। ठीक है। अब इसमें जितने वोट पड़े हैं, जब भी काउंटिंग होगी तो पर्टिकुलर बटन प्रेस करके हम देख लेंगे किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे काउंटिंग भी क्या हो गई, बहुत इजी हो गई। The EVMs were used in all the seven Lok Sabha constituency in Delhi in 1999। 1999 में दिल्ली की सातों जो लोकसभा की सीट्स थी उन पे ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। एंड लेटर इन ऑल द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी। ठीक है। इन 2004 जनरल इलेक्शन, ईवीएम्स वर यूज ऑल ओवर द कंट्री फॉर लोकसभा इलेक्शन। 2004 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, वहां पे ऑल ओवर इंडिया में ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था वोटिंग पर्पस के लिए। फिर ईवीएम की जो मशीन्स हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, है ना, उनको टाइट सिक्योरिटी में बेसिकली काउंटिंग सेंटर पे ले जाया जाता है। और ये जो सारा काम होता है ये रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में होता है, in the supervision of returning officer and in the presence of candidate and their agents. If there is any doubt about the validity of a vote, decision of the returning officer is final. As soon as counting is over, the candidate securing the maximum number of votes is declared elected by the returning officer।
काउंटिंग के बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको विनर घोषित किया जाता है, किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी चुनाव प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं इलेक्शन ड्यूटी में जो ऑफिसर शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इलेक्शन का देखिए, कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो पर्सन्स होते हैं कहाँ से आते हैं, कौन कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, स्कूल टीचर्स, ड्राइवर्स, पियोन्स एटसेट्रा, मतलब इतनी ज्यादा मैन पावर चाहिए। लेकिन इलेक्शन के टाइम में पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन में मेनली तीन तरह के ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन होते हैं? दे आर रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर। अब देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होंगे? इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वन ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर बाय द कमीशन इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है चाहे वो लोकसभा की हो या राज्य विधानसभा की हो, उसमें जो मेन ऑफिसर होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर होगा। इलेक्शन कमीशन इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, और किसकी सलाह पे करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट होने हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होंगे। जो ईवीएम मशीन को सील करना है, रिटर्निंग ऑफिसर की प्रेजेंस में होंगे। टाइट सिक्योरिटी में उनको काउंटिंग सेंटर तक ले जाना है, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है यहाँ पे। फिर काउंटिंग हो रही है तो वहां पे भी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। और जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो गए? रिटर्निंग ऑफिसर इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द एफिशिएंट एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग बूथ। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है, और एक पोलिंग बूथ के ऊपर एवरेज 1200 के करीब वोटर्स होते हैं। इसीलिए every such booth is under the charge of an officer who is called the presiding officer। ठीक है, एवरी सच बूथ इज अंडर द चार्ज ऑफ एन ऑफिसर। हर एक बूथ का जो मेन इंचार्ज होगा उसको बोला जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ही और शी सुपरवाइज द एंटायर प्रोसेस पोलिंग इन द पोलिंग बूथ एंड एंश्योर्स दैट एवरी वोटर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट वोट फ्रीली। अपना वोट फ्रीली कास्ट कर पाए, वोटर्स को परेशानी ना हो। तो पोलिंग ऑफिसर या सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में एक पोलिंग स्टेशन होता है। ठीक है, अब पोलिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? तीसरी कैटेगरी, एवरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज असिस्टेड बाय 3 to 4 पोलिंग ऑफिसर। अब देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेला तो पोलिंग बूथ को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि 1200 के करीब वोटर्स वहां पे आने हैं, है ना, और भी काम है वहां पे। तो उसकी हेल्प के लिए 3 या 4 ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है। इन ऑफिसर्स को बोला जाता है पोलिंग ऑफिसर। दे चेक द नेम्स ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्टोरल रोल, पुट indelible ink on the finger of the voter, issue ballot papers and ensure that votes are secretly cast by each voter। ये जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो कैंडिडेट वोट डालने आएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में चेक करेंगे, उनके उंगली के ऊपर इंडेलेबल इंक लगाएंगे। इंडेलेबल का मतलब होता है अमिट, ना मिटने वाली इंक, है ना। और उनको गाइड करेंगे कहाँ तक, जहाँ पे ईवीएम मशीन्स होती हैं या बैलेट पेपर से अगर हो रही है बाई चांस, तो उनको गाइड करेंगे और उनको वोट डालने में हेल्प करेंगे। लेकिन वो देखेंगे नहीं कि इन्होंने किसको वोट दिया है। ठीक है, अब देखिए रीपोल कैसे होता है। इफ द टाइम ऑफ पोलिंग, मान लीजिए पोलिंग के टाइम पे कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना, वहां पे हिंसा हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, या चुनाव में पर्टिकुलर प्लेस पे गड़बड़ी हो सक पाई जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन में ऑर्डर होल्डिंग ऑफ रीपोल इन आइदर द एंटायर कॉन्स्टिट्युएंसी और पर्टिकुलर बूथ। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पर्टिकुलर बूथ के ऊपर रिपोल दोबारा से वोटिंग के लिए बोल सकता है, या पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी में ही दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, और लास्ट में इसमें हमारा काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शन। काउंटर मैंडिंग का मतलब होता है इलेक्शन निरस्त कर देना। किस कंडीशन में होगा? इफ अ ड्यूली नॉमिनेटेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टी dies at any time after the last date of nomination and before the commencement of the polling,
द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स काउंटरमैंडिंग द इलेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए, इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस जगह पे इलेक्शन जो है काउंटर मैंडिंग किया जा सकता है, मतलब इलेक्शन को निरस्त किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दिस इज नॉट जस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ पोलिंग, द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस बिगनिंग फ्रॉम नॉमिनेशन इज इनिशिएटेड afresh इन द कंसर्न कॉन्स्टिट्युएंसी। तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस होगा दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, है ना। जो कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन पेपर भर दिया था, अब वो दोबारा से भरेंगे, दोबारा शेड्यूल जारी होगा, सारी चीजें दोबारा से वहां पे की जाएंगी। तो काउंटर मैंडिंग के बाद अगर किसी जगह पे दोबारा से इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे फ्रेश काम जो है फिर से होगा, सारे स्टेप दोबारा से किए जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है खत्म होता है। और आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने क्या कहते हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और एग्जाम में ये आपको बहुत काम में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ें समझें, और नोट्स भी आप जनरली इससे बना सकते हैं। थैंक यू।